बच्चों, हमने जो है रे ऑप्टिक्स का चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कंप्लीट कर लिया था, डाउट्स कंप्लीट कर लिए थे। आप लोग जो है, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि जो रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसमें आप एच.सी. वर्मा भी कंप्लीट कर लो। ठीक है, हमने कर लिया है। एच.सी. वर्मा के सवाल सारे पूछ लीजिए, आप सारे डाउट डिस्कस कर लो मेरे से जूम सेशन में। ठीक है, आज हम मॉडर्न फिजिक्स चालू करेंगे। ठीक है, तो मैं फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट सबसे पहले पढ़ाऊँगा, लेकिन फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा एनर्जी ऑफ लाइट पर बात कर लेना चाहता हूँ, है ना। तो देखिए, हम बात करेंगे लाइट पर, एनर्जी ऑफ लाइट पर, है ना। लाइट पर मैं कुछ बातें करना चाहूँगा। लाइट एक्चुअल में दो फॉर्म है ना। तो कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि लाइट जो है वेव फॉर्म में है, कुछ कहते हैं पार्टिकल फॉर्म में है ना। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं लाइट वेव फॉर्म में है, कुछ कहते हैं पार्टिकल फॉर्म में है। व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन वेव फॉर्म एंड पार्टिकल फॉर्म? वेव फॉर्म में क्या होता है कि एनर्जी कॉन्टीन्यूअस फ्लो होती है, एनर्जी कॉन्टीन्यूअस फ्लो होती है, कॉन्टीन्यूअस होती है, एनर्जी कॉन्टीन्यूअस होती है। पार्टिकल फॉर्म में क्या होता है? एनर्जी डिस्क्रीट होती है। डिस्क्रीट यानी टुकड़े टुकड़े में होती है, टुकड़े टुकड़े में होती है। वेव फॉर्म में क्या होता है कि एनर्जी इज एक्यूमुलेटेड with time when incident on a surface, when incident on a surface। अगर जैसे वेव नेचर का मतलब क्या है कि जैसे कहीं से लाइट आ रही है तो वो वेव है। अगर वेव है तो क्या होगा कि जैसे मान लो यहाँ से लाइट आई, यहाँ पर आई, तो धीरे धीरे करके यहाँ एनर्जी इकट्ठी होती जाएगी, इकट्ठी होती जाएगी, और धीरे धीरे करके इकट्ठी होकर के और वहाँ पर एनर्जी का एक कलेक्शन हो जाएगा। अच्छा, यहाँ क्या है? पार्टिकल फॉर्म में एनर्जी डिस्क्रीट फॉर्म में है। डिस्क्रीट फॉर्म में यानी कॉन्टीन्यूअस नहीं आ रही है। जो आया वो एक बार आया, उसके बाद अगर यूज आया तो ठीक है, नहीं यूज आया तो आगे बढ़ गया, आगे बढ़ गया, मतलब वो वेस्ट नहीं होगा, मतलब वो स्टे नहीं करेगा वहाँ पे। अब देखिए, आप इसका मतलब समझिए। एनर्जी डिस्क्रीट है ना, तो इसको हम पार्टिकल फॉर्म बोलते हैं, और पार्टिकल फॉर्म में हम इसको कहते हैं फोटोन। फोटोन की जो एनर्जी होती है, एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? सब बच्चे जानते हैं, h इंटू न्यू। h इंटू न्यू को क्या कहते हैं? c/λ। ये सब बच्चे जानते हैं, सब बच्चे जानते हैं। अब मैं इसी पर बात करना चाह रहा हूँ, तो ध्यान दीजिए। एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एनर्जी ऑफ वन फोटोन, दैट इज पार्टिकल ऑफ लाइट, it is h nu, it is h c/λ, it is equal to m into c square. What is m? M is what? Effective mass of photon, effective mass of photon, है ना। नोट, यहाँ पर आप एक चीज़ नोट कर लीजिए, NOTE, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट। मास ऑफ द फोटोन, mass of the photon in fact is zero, there is no mass। फोटोन का कोई मास नहीं होता, फोटोन का कोई मास नहीं होता। ये हम जो मास कह रहे हैं ना, ये इफेक्टिव मास है, एक्चुअल मास ऐसा होता नहीं है ना, इफेक्ट होता है ये मास का। तो अब देखो, हम कहेंगे h न्यू बराबर hc/λ बराबर m इंटू सी इंटू सी, m इंटू सी इंटू सी। अब बेटा c से c उड़ गया एक, तो मैं कहूँगा h/λ बराबर m इंटू सी, इट इज इक्वल टू p h/λ, h/λ। ध्यान दीजिए, h न्यू बराबर ये m इंटू सी स्क्वायर इज m इंटू सी इंटू सी, तो दिस इज m इंटू सी, दैट इज p। m क्या है? इफेक्टिव मास। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। मास इंटू स्पीड क्या होता है? मोमेंटम। तो ये मोमेंटम है। इसका मतलब ये हुआ कि लैम्डा इज इक्वल टू h/p, है ना। लैम्डा जो है, h क्या है? प्लांक्स कांस्टेंट। h क्या चीज़ है? प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक्स कांस्टेंट, है ना। p क्या है?
लीनियर मोमेंटम या इफेक्टिव मोमेंटम। इफेक्टिव मोमेंटम ये बेटा आपका लैम्डा। अब आप देखिए कि जो है हमने इसको h अपॉन पी कहा, h अपॉन पी कहा, और आपका जो ये p मोमेंटम है ये बहुत इफ़ेक्टिव होता है, रियल में इफ़ेक्टिव होता है। आपको मैं एक एग्जांपल करके बताता हूँ। जैसे मान लो सपोज यहाँ पर कोई मिरर है या यहाँ पर कोई प्लेन सरफेस है। आप ध्यान दीजिएगा, मैं एक मिरर ले रहा हूँ यहाँ पे, और अगर उस पर लाइट आती है तो उसका प्रेशर गिरता है, उसका प्रेशर पड़ता है। देखिए कैसे, जैसे मान लो ये मिरर है, हमने इस पर लाइट इंसिडेंट की है, लाइट, तो आप वंडर करेंगे कि लाइट जो है अपना प्रेशर डालती है। लाइट का क्या होता है, प्रेशर होता है ना। अब ये लाइट जब प्रेशर डालती है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, तो मैं प्रेशर की वैल्यू बता सकता हूँ आपको। देखो प्रेशर की वैल्यू बताने के लिए मैं बड़ा सिंपल सा काम करूँगा कि अगर मान लो इसका सरफेस एरिया ए है तो बेटा प्रेशर क्या होगा, प्रेशर होगा फोर्स अपॉन एरिया, राइट। फोर्स क्या होगा, फोर्स होगा P अपॉन T इंटू एरिया। P माने मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, कितना मोमेंटम रिसीव किया, कितना मोमेंटम रिसीव किया। आप ध्यान दीजिए, दिस मोमेंटम इज मोमेंटम ऑफ वन फोटोन, दिस इज व्हाट मोमेंटम ऑफ वन फोटोन। अच्छा, अब सवाल उठता है कितने फोटोन आएंगे। एक फोटोन तो आएगा नहीं, बहुत सारे नंबर में आते हैं, बहुत सारे नंबर में आते हैं, एक दो नहीं आते जी, बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे आते हैं। अब मैं कहूँगा एक फोटोन जो है उसका मोमेंटम ये है, एक फोटोन का मोमेंटम ये है लैम्डा अपॉन एच, एच अपॉन लैम्डा। तो ध्यान दो, अगर एक फोटोन आया है, सिंगल फोटोन है ना, तो P फॉर वन फोटोन है ना, ये एच अपॉन लैम्डा है। मैं कहता हूँ अगर मान लो एक सेकंड में n फोटोन आते हैं तो क्या होगा। देखिए इफ टोटल n photons, if total n photons are incident in 1 second, एक सेकंड में n फोटोन आए, एक सेकंड में n फोटोन आए। अब प्रेशर बताओ कितना होगा। ध्यान दो, हमारा प्रेशर का फॉर्मूला P अपॉन T इंटू ए है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। एक सेकंड में n फोटोन आए, n फोटोन आए, और एक फोटोन का ये आपका है h अपॉन लैम्डा। तो मैं पता है क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा n इज टोटल नंबर ऑफ द फोटोन इंटू h अपॉन लैम्डा। ये क्या हुआ, टोटल मोमेंटम हो गया। एक फोटोन का मोमेंटम है h अपॉन लैम्डा, एक फोटोन का मोमेंटम है h अपॉन लैम्डा, तो n फोटोन का मोमेंटम कितना होगा, n इंटू h अपॉन लैम्डा, करेक्ट। ये टोटल मोमेंटम हुआ है। टोटल मोमेंटम कितनी देर का, एक सेकंड का, अपॉन ए कर दिया मैंने, अपॉन ए कर दिया। अब आप इसको समझने की कोशिश करो। अब मैं इसको कह रहा हूँ एन टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट इन 1 सेकंड, 1 सेकंड। तो बताओ क्या होगा, ये आएगा एन एच अपॉन लैम्डा इंटू ए, ठीक। अच्छा, अब मैं आपको पता है क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ एन एच, लैम्डा को मैं क्या कहूँगा, लैम्डा को मैं कहूँगा सी अपॉन न्यू इंटू एच, सी अपॉन न्यू इंटू एच। मैं इसको क्या बोलूँगा, मैं इसको बोलूँगा एन एच न्यू अपॉन सी ए। ये आपका प्रेशर आया है बेटा, प्रेशर आया है। तो एन इंटू एच न्यू को क्या बोलूँगा मैं, एनर्जी अपॉन एरिया इंटू सी। ये बात हुई है, ये आपका प्रेशर है, करेक्ट। अच्छा, अब एक बात ये उठ रही है, यहाँ मैंने 1 सेकंड लिखा है,
यहाँ मैंने 1 सेकंड लिखा है, आप इस 1 सेकंड को हटा नहीं सकते यहाँ से। 1 सेकंड साथ साथ चलेगा, 1 सेकंड साथ साथ चलेगा। सवाल ये उठता है कि आप मुझसे यहाँ ये पूछो कि सर आप ये 1 सेकंड लिख क्यों रहे हो, ना लिखो तो क्या दुर्घटना घटित हो जाएगी। देखिए क्या क्या घटना हो जाएगी ये मैं बता देता हूँ। आप ज़रा एनर्जी की डायमेंशन लिखना, m1 L2 T-1। एरिया की डायमेंशन लिखो L2। सी की डायमेंशन लिखो L1 T-1। अब आप 1 सेकंड की मत लिखो, 1 सेकंड के लिए मत लिखो। आप एक बार इस 1 सेकंड में मत लिखो, देखो क्या होता है। गॉट द पॉइंट। इसका मतलब यहाँ 1 सेकंड लिखना बेहद जरूरी है ना। यहाँ पर भी 1 सेकंड लिखो, यहाँ पर भी 1 सेकंड लिखो, या टी लिख दो, इसको टी लिख दो। टी की वैल्यू 1 सेकंड रख देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है। आप टी भी लिख सकते हो, टी की वैल्यू 1 सेकंड है। ये लो, आप यहाँ पे टाइम लिख दो, टाइम इज 1 सेकंड, हटाइए। इसे क्या आपके पास में टाइम जो है ना वो एकदम विजिबल होगा, नहीं तो ये 1 सेकंड लिखते फिर वो 1 गायब हो जाता है, राइट। अब आप कहेंगे कि इसका क्या मतलब हुआ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बस ये समझ लो कि आपका जो है ना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है यही आएगी। बहुत सारी कैलकुलेशंस हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, तो यहाँ से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे। एनर्जी अपॉन एरिया अपॉन टाइम अपॉन सी। अब आप बताइए, एनर्जी अपॉन एरिया अपॉन टाइम, इसको मैंने क्या पढ़ाया था आपको, पढ़ाया एनर्जी अपॉन एरिया अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम, इसको पढ़ाया मैंने। बताओ मैंने क्या पढ़ाया, इसको मैंने कहा था इंटेंसिटी, इंटेंसिटी अपॉन सी, ये पढ़ाया। ये आपका प्रेशर है, ये आपका प्रेशर है, करेक्ट। अब देखिए मैं आपसे कुछ केसेस डिस्कस कर लेना चाहता हूँ। इंटेंसिटी अपॉन सी प्रेशर है ना। अगर मान लो 100% एब्जॉर्बर है और ये जो लाइट है वो स्ट्रेट आ रहा है, नॉर्मल इंसिडेंस है ना। तो देखिए केसेस डिस्कस करूँगा मैं प्रेशर के, प्रेशर की क्या डिस्कस करूँगा, केसेज। आई है इंटेंसिटी, आई है इंटेंसिटी, इंटेंसिटी को हमने कहा एनर्जी अपॉन एरिया अपॉन टाइम, ये इंटेंसिटी हो गई, राइट। हाँ जी, प्रेशर को हमने कहा, प्रेशर को हमने कह दिया इंटेंसिटी अपॉन सी। हमने नहीं कहा है साहब, ये हमने कहा नहीं, हमने प्रूव किया है, हमने प्रूव किया है, राइट। अब आपसे मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ प्रेशर का क्या क्या हो जाएगा। नंबर 1 केसेज, वे बहुत सारे केसेज हैं, बहुत सारे केसेज हैं। नंबर 1 फुल्ली एब्जॉर्बिंग सरफेस, फुल्ली एब्जॉर्बिंग सरफेस, फुल्ली एब्जॉर्बिंग सरफेस नॉर्मल इंसिडेंस, है ना। फुल्ली एब्जॉर्बिंग सरफेस नॉर्मल इंसिडेंस, नॉर्मल इंसिडेंस कि जिस सरफेस पर लाइट आ रही है वो उस लाइट को फुल्ली ऑब्जर्व कर लेती है। तो ध्यान दो, मान लो ये सरफेस है, दिस इज नॉट मिरर, नाउ दिस इज अ सरफेस एंड दिस सरफेस इज 100% एब्जॉर्बिंग द लाइट, नो पार्ट ऑफ द लाइट इज गोइंग एनीवेयर, 100% एब्जॉर्बिंग है साहब, 100% एब्जॉर्बिंग, और नॉर्मल आ रही है लाइट, नॉर्मल आ रही है। तो पता है यहाँ पे प्रेशर क्या लगेगा, यहाँ पे प्रेशर होगा आई अपॉन सी, ठीक। चलिए नेक्स्ट नंबर 2 फुल्ली रिफ्लेक्टर, फुल्ली रिफ्लेक्टर, कंप्लीट रिफ्लेक्टर हो, कंप्लीट रिफ्लेक्टर हो, और कैसा इंसिडेंस हो, नॉर्मल इंसिडेंस हो। मतलब आया नॉर्मल है और फुल्ली रिफ्लेक्टर है, यानी कि नो पार्ट ऑफ द लाइट इज एब्जॉर्ब, 100% रिफ्लेक्टर है। तो क्या आएगा प्रेशर, बताओ, ट्वाइस आ जाएगा, करेक्ट, 2 टाइम्स हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर ये क्या मतलब है, आपने यहाँ 1 बार लिखा, यहाँ 2 बार लिखा। देखिए इसका कारण, कारण देखो, कारण यहाँ पकड़ में आएगा। प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया मोमेंटम अपॉन टाइम। बेटे अगर फोटोन आया
और सारा का सारा एब्जॉर्ब हो गया, इसका मतलब जो मोमेंटम आया वो उसने ले लिया, राइट। लेकिन अगर रिफ्लेक्ट हुआ तो इसका मतलब यहाँ से P आया था और माइनस P निकला वापस, रिफ्लेक्ट होकर गया ना, जब रिफ्लेक्ट होकर गया तो वो डबल हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए, अब हम इसको नॉर्मल इंसिडेंस की बात कर रहे थे, है ना। अब हम डिफ्यूज्ड इंसिडेंस की बात करेंगे। डिफ्यूज्ड इंसिडेंस जो होता है ना, ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। डिफ्यूज्ड इंसिडेंस में आपके कोई जो इंसिडेंस है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होता, पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होता, अलग अलग एंगल पर होता है, ऑल राउंड फैला हुआ, छितराया हुआ इंसिडेंस होता है। तो देखिए, फिर से मैं आगे बात कर रहा हूँ। नंबर 1 अगेन, फुल्ली एब्जॉर्बिंग डिफ्यूज्ड, फुल्ली एब्जॉर्बिंग सरफेस तो है ही, फुल्ली एब्जॉर्बिंग सरफेस तो है ही, बस इंसिडेंस की जो है ना वो बदल रहा हूँ मैं। डिफ्यूज्ड इंसिडेंस, ये डिफ्यूज्ड इंसिडेंस मैं आपको समझाना चाहता हूँ क्या है। नॉर्मल तो देखो ऐसे आता है, नॉर्मल। डिफ्यूज का मतलब है छितराया हुआ, यानी कि अलग अलग एंगल से आएंगे। जैसे कमरे में आपके जो ट्यूबलाइट जलती है वो बहुत कम पार्ट पर नॉर्मल जाती है लाइट, ज़्यादातर डिफ्यूज्ड लाइट होती है ना। अभी मेरे कमरे में जो लाइट जल रही है वो बहुत कम पीस ऐसी है दीवार की जहाँ पे नॉर्मल जा रही है, बहुत रेयर, बहुत कम। लेकिन जो है मतलब जो जनरल है वो ये है कि लाइट डिफ्यूज्ड ही आती है, और पर्टिकुलर एंगल भी नहीं होता। एक रे आ रही है ऐसे और एक रे आ रही है ऐसे। अब जैसे किसी रे का एंगल बना ऐसा और किसी रे का एंगल बन गया ऐसा, किसी रे का एंगल बन गया ऐसा, किसी का बन गया ऐसा, किसी का बन गया ऐसा, अलग अलग एंगल बन जाता है, तो डिफ्यूज्ड लाइट कहलाती है। डिफ्यूज्ड लाइट माने लाइट रेज आर कमिंग एज अ बंच, गुच्छा आ रहा है लाइट का क्या आ रहा है, गुच्छा आ रहा है, और वो गुच्छे में बहुत सारी रेज है। लाइट का गुच्छा आ रहा है, गुच्छे में बहुत सारी रेज है, लेकिन सब छितराई हुई हैं। जैसे पेड़ के अंदर बहुत सारी टहनियाँ होती हैं और पेड़ की टहनियाँ इधर उधर छितराई हुई होती हैं, दैट इज़ दी डिफ्यूज्ड, है ना। तो फुल्ली एब्जॉर्बिंग सरफेस, डिफ्यूज्ड इंसिडेंस, इसमें जो P आएगा ना आपका, उसको हम कहते हैं 1/3 I/C, राइट। नंबर 2, ये इसको आप नंबर 3 बोलो। बहुत सारे केसेज हैं, ये बहुत सारे केसेज हैं, लेकिन आपको याद सारे रह जाएंगे, चिंता मत करो, है ना। ये तो आपको याद हो गया, इसका डबल आपको याद हो गया कि भैया इसलिए डबल हो रहा है क्योंकि रिफ्लेक्ट हो रहा है। फिर यहाँ पे यही बात करेंगे, है ना, फुल्ली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, है ना, और डिफ्यूज्ड इंसिडेंस। ये प्रेशर आता है आपका 2/3 I/C, ये भी डबल हो जाएगा, सवाल ये उठता है, आप यहाँ पर ये सवाल खड़ा कर सकते हैं मेरे साथ कि सर एनर्जी कहाँ गई, क्योंकि I/C ये तो एनर्जी थी, तो जब ये डिफ्यूज हुआ तो एनर्जी कहाँ चली गई। वो एनर्जी एक्चुअल में प्रेशर नहीं होता है, वो एनर्जी तो होती है, वो एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाती है, वेस्ट हो जाती है, बेकार हो जाती है, प्रेशर क्रिएट नहीं कर पाती। क्योंकि प्रेशर पता है इस दुनिया में कब क्रिएट होता है, प्रेशर इस दुनिया में तब क्रिएट होता है जब चोट पड़ती है, बिना चोट के प्रेशर क्रिएट नहीं होता है। एनर्जी होने मात्र से प्रेशर नहीं बनता, उसके लिए चोट पाड़नी पड़ती है। तो आपकी जो एनर्जी है वो डिफ्यूज हो जाती है, इधर उधर डायरेक्शन में डिफ्यूज हो जाती है। जैसे एक चीज़ है, आपने एक आदमी का सर फोड़ने के लिए पत्थर फेंका, एक तो पत्थर सीधा फेंको कि ले भैया अच्छी तरह सर फोड़ेगा, और एक आपने पत्थर फेंका और थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा फेंका इधर उधर से, तो हो सकता है वो स्क्रैच करता हुआ चला जाए, आदमी को ज़्यादा ज़ोर से ना मारे। एक होता है ज़ोरदार मारना, आप समझ रहे हो ना बात को। तो ये प्रेशर का इम्पैक्ट होता है। ऐसा नहीं है आपने एनर्जी नहीं दी, उस पत्थर में एनर्जी नहीं थी, दोनों पत्थर को आपने सेम स्पीड से फेंका। अब देखो एक बात बताऊँ, एक आदमी ने
बंदूक से गोली चलाई, बंदूक से गोली चलाई, एकदम सीधे मार दिया धमाका, और एक दूसरे ने बंदूक से गोली चलाई थोड़ा सा एंगल बना करके, अब एंगल बना के चला, मरा नहीं आदमी, बच गया। तो वो क्या था? वो डिफ्यूज था, वो डिफ्यूज था। चलिए अब हम थोड़ा सा कुछ और बात करेंगे। अगर मान लो हम अभी कह रहे हैं फुल्ली एब्जॉर्बिंग और फुल्ली रिफ्लेक्टिंग, अब अगर सरफेस ऐसा हो कि दैट इज नीदर फुल्ली रिफ्लेक्टिंग नॉर फुल्ली एब्जॉर्बिंग, देन व्हाट वी विल डू? 100% एब्जॉर्बिंग भी नहीं है, 100% रिफ्लेक्टिंग भी नहीं है, तब क्या होगा? तब क्या होगा? तो देखिए मैंने आपको 11th क्लास में रेडिएशन का टॉपिक पढ़ाया था क्या? और पता है रेडिएशन में क्या पढ़ाया था? रेडिएशन में पढ़ाया था एब्जॉर्प्शन, कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन एंड कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, करेक्ट? तो ध्यान दीजिए, इफ A इज एब्जॉर्प्टिविटी, if A is absorptivity and R is reflectivity, A absorptivity है और R reflectivity है, राइट? आप कहेंगे कि सर ट्रांसमिटिविटी भी होनी चाहिए, तो T ट्रांसमिटिविटी है, T ट्रांसमिटिविटी है। मेरे पास एक ऐसा सरफेस है, यहाँ पर ऐसा सरफेस है जिस पर नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है लाइट का, नॉर्मल इंसिडेंस, दिस इज नॉर्मल। अब आप ध्यान देना, ये जो सरफेस है ना, इस सरफेस की क्वालिटी दे रखी है आपको, नॉर्मल इंसिडेंस सरफेस की क्वालिटी दे रखी है ना? पता है क्या क्वालिटी दे रखी है? ये सरफेस ऐसा है जिसकी एब्जॉर्प्टिविटी A है, जिसकी रिफ्लेक्टिविटी R है, जिसकी ट्रांसमिटिविटी T है। ट्रांसमिटिविटी T यानी इसमें से T% ऑफ लाइट चली जाती है, R रिफ्लेक्टिविटी यानी R% ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, और A एब्जॉर्प्टिविटी यानी A फ्रैक्शन ऑफ लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है, करेक्ट? अब मैं इस पर प्रेशर का फार्मूला लिख रहा हूँ, नॉर्मल इंसिडेंस है, आप देखना मैं क्या लिखता हूँ, आप लोगों को 1 मिनट में समझ में आएगा। हाँ, समझ में बड़े आराम से आएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, राइट? मैं लिख रहा हूँ P इक्वल टू A इंटू आई अपॉन सी प्लस ट्वाइस R इंटू आई अपॉन सी प्लस T इंटू 0। ये क्या लिख दिया? T इंटू 0। हाँ, मतलब ये ट्रांसमिटिविटी जो है ना, इसमें तो क्या हुआ कि साहब लाइट का फोटोन आया और पार करके चला गया। तो भैया जब पार करके चला गया, कुछ लिया दिया नहीं, तो कहेगा मोमेंटम ट्रांसफर। आप समझ रहे हो ना? इसलिए ऐसा हुआ। तो ये आपका प्रेशर आएगा, एब्जॉर्प्टिविटी के कारण जो टुकड़ा है वो आपका प्रेशर लगाएगा, रिफ्लेक्टिविटी का टुकड़ा आपका प्रेशर लगाएगा। ये आपका आंसर आ गया, राइट? अगर डिफ्यूज्ड इंसिडेंस होता इसी सरफेस पर, एब्जॉर्प्टिविटी R है, रिफ्लेक्टिविटी वो एब्जॉर्प्टिविटी A है, R रिफ्लेक्टिविटी है, अगर डिफ्यूज्ड इंसिडेंस होता तो फॉर डिफ्यूज्ड इंसिडेंस इसी केस में डिफ्यूज्ड इंसिडेंस, इसी केस में प्रेशर आ जाता 1/3 A I अपॉन C प्लस 2/3 R I अपॉन C। ये आ जाता, समझ गए ना आप? एग्जैक्टली सेम 1/3 आ जाता डिफ्यूज्ड में। चलिए, डिफ्यूज्ड का मतलब मैंने आपको समझाया रैंडम इंसिडेंस। देखो एक बार और बता देता हूँ, डिफ्यूज्ड का मतलब मैंने आपको समझाया रैंडम इंसिडेंस, ये समझाया मैंने, करेक्ट? रैंडम इंसिडेंस, राइट? ओके। अब मैं आपको एक पर्टिकुलर एंगल पर इंसिडेंस दूंगा, इंसिडेंस ऑफ लाइट एट एन एंगल। अब ये थोड़ा सा सावधानी की बात है,
इंसिडेंस ऑफ लाइट एट एन एंगल। देखो जी, इधर देखो, मान लो ये आपका सरफेस है, ठीक है जी, सरफेस है। अब इस पर एक बीम ऑफ लाइट आ रही है, बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट क्या होती है जी? बीम ऑफ लाइट बहुत सारी लाइट रेज का एक ग्रुप होता है, बंच होता है, जिसे बीम ऑफ लाइट कहते हैं। तो अ बीम ऑफ लाइट इज कमिंग, करेक्ट, ओके। ये रे है, सब पैरेलल रेज हैं, पैरेलल रेज। डिफ्यूज इंसिडेंस नहीं है, इट इज इंसिडेंट एट एन एंगल, मीन्स लाइट इज बीइंग इंसिडेंट एट अ पर्टिकुलर एंगल, है ना। हाँ, इसको मैं कहता हूं थीटा एंगल। इट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, इट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। दिस इज नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल। तो आप देखिए मैं आपसे क्या क्या कहने वाला हूं। मान लीजिए ये बीम ऑफ लाइट जो है, बीम ऑफ लाइट जो है ना, बीम ऑफ लाइट, तो बीम ऑफ लाइट जो है वो एक इस तरह से आती है कि उसका एक एरिया भी होता है, बीम का अपना एरिया, बीम का अपना एरिया होता है ना। हाँ, और वो एरिया ऐसे होता है, वो एरिया ऐसे होता है। आपको ये बात समझ में आ जाएगी बड़े आराम से। आप टॉर्च जलाते हो ना, टॉर्च जलाते हो, टॉर्च से एक बीम निकलती है, टॉर्च से जो बीम निकलती है उसका अपना एरिया होता है। तो वो एरिया है आपका। ये जो एरिया होता है वो हमेशा बीम के परपेंडिकुलर होता है ना। तो मैं आपसे यहाँ बात करना चाह रहा हूँ, ए इज एरिया ऑफ बीम, ए इज एरिया ऑफ बीम ऑफ लाइट। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि दिस एरिया ऑफ बीम, दिस एरिया ऑफ बीम इज परपेंडिकुलर टू रेज ऑफ लाइट। स्वयं जांच पड़ताल करो, परपेंडिकुलर टू रेज ऑफ लाइट, है ना, इसका एरिया, राइट। जैसे आप ऐसे किसी पर को यूं चलाते हो, बहुत सारी लाइटें आ रही हैं, मतलब रेज आ रही हैं, रेज, तो रेज की एक बीम है, उस बीम का अपना एरिया होता है, वो बीम की परपेंडिकुलर ही होगा, राइट। ये मान लो आपका एरिया ए है, दिस एरिया, करेक्ट। अब आपकी ये लाइट थीटा एंगल पर आ रही है, थीटा एंगल पर आ रही है। अगर मैं इस एरिया को कहता हूं एरिया ऑफ सरफेस, एरिया ऑफ सरफेस, तो ए इज एरिया ऑफ बीम एंड ए एस इज एरिया ऑफ सरफेस। ए एस इज एरिया ऑफ सरफेस, एरिया ऑफ सरफेस। तो बताइए मैं क्या बोलूंगा, क्या रिलेशनशिप आएगी? मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, अगर ये एंगल थीटा है तो बताइए ये वाला एंगल क्या होगा? थीटा ही होगा, निश्चित रूप से थीटा होगा। आई एम राइटिंग दिस थीटा विथ डिफरेंट पेन, अलग कलर के पेन से लिख दे रहा हूं बेटा, ये थीटा होगा, करेक्ट। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि A अपॉन ए एस इज कॉस थीटा। A अपॉन ए एस इज कॉस थीटा। मैंने ए एस अपॉन ए कॉस थीटा नहीं लिखा, A अपॉन ए एस कॉस थीटा लिखा है। तो डू यू एग्री? करेक्ट। तो ये आ जाएगा बेटा ए एस इक्वल टू ए अपॉन कॉस थीटा, करेक्ट। ए अपॉन कॉस थीटा, ओके। अब हम बात करेंगे इसके ऊपर प्रेशर की, करें बात? तो देखो इधर हम प्रेशर की बात कर रहे हैं। आप सबसे पहले मेरे को ये बताइए कि अगर हम प्रेशर की बात करने ही वाले हैं तो ज़रा आप जो है ना इंटेंसिटी को एक बार डिफाइन कर दो अच्छी तरह से। क्या था? इंटेंसिटी था एनर्जी अपॉन एरिया अपॉन टाइम। ये आप याद रखिए बस हमेशा, इसका बार बार हम यूज कर सकते हैं, राइट।
अब आप देखो कि जो एरिया आएगा ना उस पर हम थोड़ा सा फोकस करेंगे। मैं कह रहा हूँ यहाँ से लाइट आ रही है लाइट आ रही है, ओके बेटा। इस लाइट के अगर मोमेंटम इधर P होता है, हम दो कंपोनेंट करते हैं, तो एक कंपोनेंट इधर आता है और एक कंपोनेंट इधर आता है ना। अगर मैं इस एंगल को थीटा कहूं तो इस एंगल को क्या बोलूंगा? थीटा बोलूंगा, करेक्ट। अब मैं यहाँ पे P लिखने जा रहा हूँ, ये मान करके कि दिस इज फुल्ली रिफ्लेक्टर, या चलो फुल्ली एब्जॉर्बर मान लेते हैं पहले, है ना। हाँ, फॉर फुल्ली एब्जॉर्बर, फॉर फुल्ली एब्जॉर्बर केस, ये केस फुल्ली एब्जॉर्बर है कि जो आया सो हजम खा गए। अब पता है मैं इस प्रेशर को लिखने जा रहा हूं, आप देखना, बताओ क्या लिखना चाहिए मुझे? I/C इंटू कॉस थीटा, दैट्स ऑल, बस खत्म। ये आप ध्यान दो, ये आपका आया I/C इंटू कॉस थीटा। व्हाट इज दिस I? ये महत्वपूर्ण चीज है। ये I है क्या? एक्चुअल में देखो, हमने प्रेशर को I/C cos थीटा लिखा, तो I इज इंसिडेंट ऑफ लाइट कमिंग ऑन, सॉरी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कमिंग ऑन सरफेस। I इज व्हाट? इंटेंसिटी ऑफ लाइट कमिंग ऑन सरफेस। अब ये दो बातें बड़ी अलग अलग बातें हैं। देखिए, ये तो आपको समझ में आ गया I/C cos थीटा, क्योंकि बस वो cos थीटा वाला ही कंपोनेंट काम करेगा। साइन थीटा तो कभी किससे टकराता ही नहीं है जी। पैरेलल कंपोनेंट की तो कभी टक्कर होती ही नहीं है, ये कभी नहीं होगी, न पहले ज़माने में हुई थी ना आज वाले ज़माने में होगी। 11th में मैंने आपको पढ़ा दिया था कि पैरेलल कंपोनेंट कभी टकराएगा नहीं, केवल परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही टकराएगा, पढ़ाया था ना। तो वो आज भी होगा, आपका cos थीटा का ही फोर्स लगेगा, साइन थीटा का कोई फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन अब हम थोड़ा I को लेकर के विचार करेंगे। व्हाट इज I? देखिए I क्या है? I है इंटेंसिटी ऑफ बीम ऑफ लाइट ऑन सरफेस। ऑन सरफेस, अच्छा। और IB को मैं कहूंगा इंटेंसिटी ऑफ बीम ऑफ लाइट। आप कहोगे ये क्या बकवास है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। इंटेंसिटी ऑफ बीम ऑफ लाइट ऑन सरफेस, इंटेंसिटी ऑफ बीम ऑफ लाइट। एक बात बताओ आप, एक बात बताइए, अगर ये वाला एरिया है, इट इज द एरिया ऑफ द बीम, इट इज द एरिया ऑफ द बीम एंड दिस इज द एरिया ऑफ द सरफेस। बेटे, डू यू फील दैट एरिया ऑफ द बीम एंड एरिया ऑफ द सरफेस आर सेम? सर्टनली नॉट सेम। अगर सेम होता तो हम ऐसे लिख कैसे सकते थे? आपको मैं बताऊं, बीम का एरिया हमेशा ही ज़्यादा होता है और जिस सरफेस पर बीम फैलती है उसका एरिया बहुत ज़्यादा होता है। तो अब देखिए, इंटेंसिटी ऑफ बीम ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ बीम ऑफ लाइट, ये आएगा एनर्जी अपॉन एरिया ऑफ बीम इनटू टाइम। एनर्जी इंटू एरिया ऑफ बीम, एरिया ऑफ बीम, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात है। बीम का एरिया सरफेस के एरिया से अलग होता है, सरफेस के एरिया से अलग होता है। अच्छा, अब हम जरा बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ बीम ऑफ लाइट ऑन सरफेस। मैं कहूँगा I इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन द सरफेस। पता है मैं क्या बोलूँगा? मैं बोलूँगा एनर्जी अपॉन एरिया ऑफ द सरफेस अपॉन टाइम। ये बात,
अब आप कहेंगे साहब एनर्जी बदलेगी क्या? एनर्जी नहीं बदलेगी, एनर्जी बिल्कुल भी नहीं बदलेगी, एनर्जी बिल्कुल भी नहीं बदलेगी। नो चेंज विल बी देयर इन एनर्जी। देखो बेटा, एनर्जी तो बीम की जो आ रही है वो आ रही है सारी, सरफेस बदल गया, एरिया बदल गया है, एरिया बदल गया है, बीम की एनर्जी नहीं बदली। फोटोन तो जितने आ रहे थे, जैसे यहाँ मान लो ये बीम आ रही है 10 किलोमीटर दूर से, मान लो बीम आ रही है बहुत दूर से, बहुत दूर से। अब अगर बहुत दूर से 10 करोड़ फोटोन आ रहे थे, तो 10 करोड़ फोटोन आ रहे थे, 10 करोड़ ही आएंगे, आएंगे तो सारे, आएंगे तो सारे। इसको समझने की कोशिश करो, जितने आए उतने सारे आएंगे। एनर्जी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, फर्क पड़ने वाला है एनर्जी के डिवीजन में, कि दिस इज मोर एरिया एंड दैट इज लेस एरिया। जैसे हम अगर मान लो पानी का एक पाइप लेकर के, और पानी के पाइप से ऐसे हम पानी का छिड़काव करें, है ना, छिड़काव करें, है तो क्या होता है? या मान लो आप दीवार पर पानी का छिड़काव करें, दीवार की सफाई करें पानी फेंक करके। अब आप पानी फेंक कर दीवार की सफाई करना चाह रहे हैं तो क्या होगा बताओ? कि पानी का जो पाइप है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया और जो वो दीवार पे जाकर के धार जो भिड़ती है उसका एरिया अलग अलग होता है ना। पाइप में से पानी जा रहा है, आपने दीवार पर यूँ मारा, टेढ़ा करके मारा, थोड़ा एंगल बना करके मारा, तो दैट इज़ डिफरेंट एरिया जो दीवार पर जाएगा, और जो पाइप का एरिया है वो अलग है। तो पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया तो आपकी बीम का क्रॉस सेक्शन एरिया है, और ये एएस अलग है, सरफेस। एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन एएस अलग अलग है, एएस अलग है। मैं यही बात आपसे कहना चाह रहा हूँ। इसलिए पता है मैं क्या बोलूँगा? मैं बोलूँगा कि ये जो आई है इसको मैं चेंज करूँगा और ये वाला आई करूँगा। एक्चुअल में ये आई हमेशा बीम का ही लिया जाता है, इंटेंसिटी हमेशा बीम की ही ली जाती है, ऑल कैलकुलेशंस, है ना। तो देखिए, इन ऑल कैलकुलेशंस वी टेक इंटेंसिटी ऑफ बीम ऑलवेज, इन ऑल कैलकुलेशंस वी टेक इंटेंसिटी ऑफ बीम। एक्चुअल में आपको दिया भी इंटेंसिटी ऑफ बीम ही जाएगा साहब। जैसे आपको एग्जाम में भी सवाल आएगा या बुक्स में सवाल हैं, तो हर हालत में जो क्वेश्चन है वो इंटेंसिटी ऑफ बीम का ही है ना। कभी भी वो सरफेस वाली इंटेंसिटी का नहीं है। लेकिन हमें यहाँ जो है ना इंटेंसिटी सरफेस वाली लेनी पड़ेगी बीम के फॉर्म में। तो देखिए, अब मैं एक काम कर दे रहा हूँ, जो आई है ना इसको मैं लिख रहा हूँ आई अपॉन आई बी। चेक करो, आई अपॉन आई बी, ये आई है वो आई बी है, तो क्या आएगा बताओ? ए बीम, हाँ बताइए, ए बीम अपॉन, करेक्ट। इसका मतलब आई अपॉन आई बीम इक्वल टू कॉस थीटा। बिल्कुल, इसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, सरफेस की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, सरफेस की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। और सरफेस की इंटेंसिटी कितनी होगी? आई इक्वल टू आई बी कॉस थीटा। ये पंगा पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर जो है मैं क्या करूँगा, ये इट इज़ व्हाट आई इज व्हाट इंटेंसिटी ऑफ बीम। इसको मैं लिख नहीं रहा, बीम नहीं लिख रहा, आप लिखना चाहो तो बी लगा दो भले से, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बीम लगा दो भले से कि बीम। इट विल बी कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका फुल्ली एब्जॉर्बिंग सरफेस पर आएगा। तो आप देखिए, फुल्ली एब्जॉर्बिंग सरफेस के लिए अगर एंगुलर इंसिडेंस थीटा हुआ है तो क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको कंप्लीट स्टेटमेंट बना के लिख दे रहा हूँ मैं, है ना। इफ लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल थीटा टू अ सरफेस, फुल्ली एब्जॉर्बिंग सरफेस, है ना, ध्यान दीजिए। इफ अ बीम इज इंसिडेंट, इफ अ बीम ऑफ लाइट लिखो, बीम क्या होता है ना, हाँ बीम कुछ नहीं होता। इफ अ बीम ऑफ लाइट
if a beam of light is incident, if a beam of light is incident at an angle of theta, on a fully absorbing surface, then प्रेशर क्या आया, बताइए प्रेशर क्या आया, फुल्ली एब्जॉर्बिंग सरफेस है, प्रेशर आएगा आपका आई बी अपॉन सी इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो फटाफट समझ में आएगा, देखिए कैसे, मैं आपको 1 मिनट के अंदर समझा देता हूँ, इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप केवल देख करके ही समझ जाएंगे। सबसे पहले तो ये आया, यहाँ एंगल थीटा था, आपने इसका कंपोनेंट इधर लिया कॉस थीटा आया, एक तो ये आ गया कंपोनेंट आ गया कॉस थीटा, करेक्ट, राइट। एक आपका ये एरिया था बीम का, ये एरिया सरफेस का है ना, आपको अल्टीमेट इंटेंसिटी सरफेस वाली लेनी है क्योंकि फोर्स उसी का लगने वाला है। भैया बीम की इंटेंसिटी तो बहुत 10 किलोमीटर पहले भी उतनी थी, बीम की इंटेंसिटी तो उतनी थी ना, आपको दी हमेशा बीम की जाएगी, ध्यान दीजिए। इंटेंसिटी कोई भी देने वाला, कोई भी बुक राइटर, कोई भी क्वेश्चन मेकर आपको सोर्स की इंटेंसिटी देगा जहाँ से लाइट आ रही है, बीम की इंटेंसिटी देगा जहाँ से लाइट आ रही है। अब आपकी लाइट गिरी कहाँ पर, वो अलग चीज़ है ना। हाँ, जैसे मान लो घर में है ना 5 सदस्य हैं, अब मान लो घर में है ना जो मंथली इनकम जो है 1 लाख रुपये हुई, तो 5 सदस्यों पर खर्चा तो बटेगा ना, या मान लो मंथली खर्चा जो है 60,000 होता है, तो 5 सदस्य हैं तो सबके ऊपर खर्चा बटेगा ना बराबर, तो ये 5 टुकड़ों में बट गया। इसी तरीके से यहाँ पर जो बीम के फोटोन आए हैं वो आए तो उतने ही हैं, लेकिन अब वो सरफेस के हर टुकड़े पर बटेगी, इसलिए ये जो है ना, फिर हमने इसको आगे जो सरफेस है वो कॉस स्क्वायर थीटा होता है, इसलिए आपका ऐसा आई बी कॉस थीटा एक और आ जाता है, इसलिए आई बी कॉस थीटा हो जाता है ना। कभी कभी क्या हमेशा ही इसको आई बी को आई लिखते हैं, आई ही लिखते हैं हमेशा, है ना। हाँ, आई बी इक्वल टू आई, इट इज व्हाट, इट इज इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट बीम, हाँ जी। सरफेस की इफेक्टिव इंटेंसिटी आपसे कोई नहीं पूछेगा कभी भी, है ना, कोई नहीं पूछेगा, चिंता मत करो आप। प्रेशर पूछ कर रह जाएंगे आपसे, प्रेशर से आगे कोई बात नहीं करेगा आपसे। चलिए, ये प्रेशर तब हुआ, अगर ये फुल्ली रिफ्लेक्टिंग होता तो, हाँ, फॉर अ फुल्ली रिफ्लेक्टिंग, फुल्ली रिफ्लेक्टिंग होता तो ये P बराबर ट्वाइस I अपॉन C कॉस स्क्वायर थीटा होता, ये फुल्ली रिफ्लेक्टिंग हो जाता, करेक्ट। चलिए, ये आपका जो है ना ये हुआ। अब मैं यहाँ पर भी अगर मान लो थीटा एंगल पर कोई चीज़ आ रही है, उसमें A एब्जॉर्प्टिविटी है और R रिफ्लेक्टिविटी है, तो क्या होगा, ध्यान दो, इधर देखो बेटा, इफ ए इज एब्जॉर्प्टिविटी ऑफ सरफेस, ये एक्चुअल में सरफेस की प्रॉपर्टी होती है, ये आर इज व्हाट, रिफ्लेक्टिविटी ऑफ सरफेस, टी इज ट्रांसमिटिविटी ऑफ द सरफेस, अब P कितना आएगा, अगर एंगुलर इंसिडेंस हुआ है ऐसा वाला, तो मैं बता दूं कितना आएगा, मैं बता रहा हूं, देखना, I अपॉन C कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो है ही बेटा,
इसको हम लिखेंगे a प्लस 2r प्लस t इंटू 0, ये है। ठीक है, आप करेंगे ना इसको तो वही चीज़ आ जाएगी, ये आपका आंसर आएगा। कुल मिलाकर के ये जो प्रेशर है, हाँ जी बिल्कुल प्रेशर गिरता है। जब जब रेडिएशन आते हैं तो प्रेशर लगता है ना। तो आप इसकी एक जो है ना फिक्स चीज़ बना लो, एक फिक्स समरी बना लो। हमने क्या क्या किया है ना, इसको एक लाइन के अंदर, एक स्टेप के अंदर लिख डालो पूरा का पूरा। तो देखिए मैं एक समरी बना देता हूँ इस सारी बकवास की, और वो आपको याद अभी हो जाएगी, इसी समय हो जाएगी, आपको बार बार उसको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं समरी बना रहा हूँ सारी बकवास की, जो हमने अभी तक बकवास की उसी समरी बना रहा हूँ, अभी तक की सारी बकवास की समरी। देखिए स्टार्ट हम कर देते हैं। प्रेशर, प्रेशर, प्रेशर बराबर क्या था, फोर्स अपॉन एरिया, ये प्रेशर था। फोर्स अपॉन एरिया क्या था, प्रेशर था, है ना। हाँ, अब फोर्स क्या था जी, फोर्स था मोमेंटम अपॉन टाइम इंटू एरिया। मोमेंटम अपॉन टाइम इंटू एरिया, मोमेंटम अपॉन टाइम फोर्स होता है, फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर होता है। P माने प्रेशर, याद है। अच्छा, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है अगर मान लो n फोटोन आए, तो n फोटोन आए अगर मान लो, और एक फोटोन का कितना है मोमेंटम, एक फोटोन का मोमेंटम कितना है, h अपॉन लैम्डा। आपको पढ़ाया, आपको पढ़ाया है ना, हाँ ये आपको पढ़ाया है। अब आप देखो ये क्या है, ये आपका n है, n है, और h अपॉन लैम्डा क्या है, h को h रहने दो, t को t रहने दो, a को a रहने दो। ये लैम्डा नीचे है ना, लैम्डा नीचे है। मैं इस लैम्डा को बताओ क्या लिखूँ, लैम्डा को मैं लिखता हूँ c इन अपॉन न्यू। लैम्डा को मैंने c अपॉन न्यू लिखा है। ये जो लैम्डा है ना नीचे आता, इसको मैंने c अपॉन न्यू लिख दिया, क्योंकि c बराबर न्यू लैम्डा, c इज स्पीड ऑफ लाइट, है ना। c बराबर तो न्यू लैम्डा होता है, ये v बराबर n लैम्डा, ये तो आपने पढ़ाई था। चलिए जी, अब n इंटू एच न्यू को कहते हैं एनर्जी, एनर्जी। t को कहते हैं टाइम, a को कहते हैं ये। एनर्जी अपॉन टाइम इंटू एरिया को कहते हैं इंटेंसिटी अपॉन c। ये प्रेशर हुआ, ये प्रेशर। अब देखिए हमारे पास तीन तरह के इंसिडेंस थे। सबसे पहला इंसिडेंस है नॉर्मल इंसिडेंस, नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस के लिए मैंने कहा था दो केस थे, है ना, फुल्ली एब्जॉर्बर, फुल्ली एब्जॉर्बर का केस क्या था बेटा, फुल्ली एब्जॉर्बर का जो केस था उसमें P बराबर था I अपॉन C, राइट। दूसरा केस जो था नॉर्मल इंसिडेंस का, फुल्ली रिफ्लेक्टर, वो क्या था, P बराबर 2I अपॉन C। जनरल केस, मोस्ट जनरल केस इसके अंदर क्या था, तीसरा वाला, जिसमें A रिफ्लेक्टिविटी थी और सॉरी A एब्जॉर्प्टिविटी थी और R रिफ्लेक्टिविटी थी। तो क्या आया था, नॉर्मल इंसिडेंस। तो P आया था आपका I अपॉन C तो था ही था, A प्लस 2R ये आएगा, करेक्ट, A प्लस 2R। T ट्रांसमिटिविटी का जीरो ही होता है, कोई प्रेशर नहीं होता, राइट। चलिए अब ये नॉर्मल इंसिडेंस था। डिफ्यूज्ड इंसिडेंस, डिफ्यूज्ड इंसिडेंस का मतलब रैंडम इंसिडेंस होता है, नो एंगल इज फिक्स्ड, नो डायरेक्शन इज फिक्स्ड। और जनरली यही होता है हमारी ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में बेटा डिफ्यूज्ड ही आता है। सन से लाइट आती है, डिफ्यूज्ड ही आती है अर्थ पर, धरती माता पर डिफ्यूज्ड लाइट ही आती है ना। हाँ, अब देखिए डिफ्यूज्ड इंसिडेंस है तो इसके भी तीन केस। पहला वाला केस फुल्ली एब्जॉर्बर, फुल्ली एब्जॉर्बर को मैं F और A लिखूँगा, फुल्ली एब्जॉर्बर। तो P कितना आएगा, P आएगा 1/3 I अपॉन C, ये डिफ्यूज्ड इंसिडेंस का आएगा, राइट। ओके, नंबर 2 फुल्ली रिफ्लेक्टर, फुल्ली रिफ्लेक्टर का कितना आएगा, ये P इक्वल टू 2/3 I अपॉन C आएगा, राइट। ओके, इसी के अंदर भी तीसरा वाला केस जो है ना वो आएगा, अब आपका वो वाला क्या बोलते हैं उसको, एब्जॉर्प्टिविटी, और वो वाला तो आपका
1/3 आई अपॉन सी तो आएगा ही आएगा, और ये आएगा a + 2r। राइट। तीसरा वाला जो केस है वो है एंगुलर इंसिडेंस, इंसिडेंस एट एन पर्टिकुलर एंगल थीटा, है ना। हाँ, इंसिडेंस एट एंगल थीटा, इंसिडेंट एट एंगल थीटा। अब देखिए इंसिडेंट एट एंगल थीटा तो क्या आएगा, ये आपका आएगा प्रेशर, वही मतलब जो है ना हमारा वो वाला। तो मैं सबसे पहले बात करूँगा फुल्ली एब्जॉर्बर, फुल्ली एब्जॉर्बर की बात सबसे पहले करूँगा। फुल्ली एब्जॉर्बर, FA माने फुल्ली एब्जॉर्बर। अगर सरफेस फुल्ली एब्जॉर्बर है तो ये आएगा P = I/C cos² थीटा। ओके। नंबर 2 फुल्ली रिफ्लेक्टर, तो क्या आएगा ये P = 2I/C cos² थीटा, फुल्ली रिफ्लेक्टर है तो। और अगर तीसरा वाला केस है कि एब्जॉर्बिविटी भी है रिफ्लेक्टिविटी भी है तो ये आएगा I/C cos² थीटा तो आएगा ही बेटा, और a + 2r आ जाएगा। चेक। ओके, सो दिस इज क्लियर। ये जो है आपका, हालांकि ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और क्या होता है ये जो चीज़ है ना डायरेक्ट आपके सिलेबस में लिखी नहीं गई है, लिखी नहीं गई है सिलेबस में, लेकिन इस पे सवाल जो है ना ये एडवांस वाले लगभग हर साल डाल देते हैं। जेईई मेन वाले भी डालने लग गए अब तो, है ना। डायरेक्ट ये चीज़ लिखी हुई नहीं है आपके सिलेबस में, लेकिन सवाल आता है। अब क्या कर लोगे, आता है तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, और एक्चुअल पता है इसको क्या कहते हैं, उन लोगों का लॉजिक क्या है? उन लोगों का लॉजिक है कि ये तो जो है ना न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ही है, और है तो वैसे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में, है ना। हाँ, ये जोरदार बात है, इसलिए सवाल डाल देते हैं। कहते हैं साहब मोमेंटम आया, मोमेंटम का चेंज आया, उसकी वजह से प्रेशर आया, तो सवाल आना चाहिए, बच्चे को आना चाहिए। और बात वैसे लॉजिकल है, ठीक है। तो ये सब मेरे को एक्चुअल में एनर्जी पढ़ाना था आपको। अब मैं आपको आज एक लास्ट लाइन लिख करके आज की क्लास हम यहीं रोकेंगे, कल हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाएंगे, ठीक है। हाँ जी, तो देखिए मैं एक लाइन लिखूंगा, नंबर 1 लाइन, फोटोन इज डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ एनर्जी, नॉट कॉन्टिन्यूअस। नंबर 2, वेव इज कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ एनर्जी। आप देखिए ये जितने भी हमने प्रेशर की कैलकुलेशन की हैं, जितनी भी प्रेशर की कैलकुलेशन हमने की है ना, ये सारी की सारी पता है हमने क्या किया है? सारी की सारी प्रेशर की कैलकुलेशन में फोटोन को पार्टिकल मान के किया है। आप देखो फंडामेंटली हमने n इंटू पार्टिकल का मोमेंटम लिखा, ठीक है ना। तो फंडामेंटली देखिए आप, हमने क्या लिखा यहाँ पे, प्रेशर इक्वल टू F अपॉन एरिया, यानी n इंटू मोमेंटम ऑफ 1 फोटोन, ये लिखा है। और मोमेंटम ऑफ 1 फोटोन हमने आपको प्रूव कर दिया पहले ही कि h अपॉन लैम्डा होता है, राइट। ये जो है, अच्छा ये h अपॉन लैम्डा मोमेंटम ऑफ फोटोन होता है, ये आपको केमिस्ट्री वालों ने बताया होगा ना। मैंने भी आज आपको बता दिया। मैंने कहाँ से बताया? मैंने बताया एक छोटा सा ऐसे गेम खेला था। इधर देखो, इधर एक छोटा सा खेल ऐसे खेला था। क्या खेल खेला था? E = h न्यू = m इंटू सी स्क्वायर, h न्यू = m इंटू सी, ऐसे गेम खेला था। फिर मैंने h न्यू m इंटू सी, इसको मैंने क्या कहा था? P कहा था। m इंटू सी को क्या बोला था? P बोला था। मास इंटू वेलोसिटी को P बोला था, और ये C बोला था। फिर इसको मैंने क्या बोल दिया था? h न्यू अपॉन C = P। अब इसको h न्यू अपॉन C को क्या बोला? C को न्यू इंटू लैम्डा बोला, तो ये P आया था। इसलिए P बराबर क्या आ गया था? h अपॉन लैम्डा आ गया था। आप समझिए बात को,
इसको हम डी ब्रोगली का फॉर्मूला कहते हैं। मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये बात बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, डी ब्रोगली का फॉर्मूला बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, राइट। ये चीज़ आ गई आपकी, ठीक है जी। तो आप देखिए, ये आपका जो है ना, कल हम आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाएंगे। एक्चुअली में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की हमने क्या बनाई है, बेस बनाया है पढ़ाने का, राइट। तो नमस्ते।